हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल घर और किचन से जुड़े टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। मोजा एक ऐसी चीज़ है जो हम हर मौसम में पहनते हैं, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड का मौसम हो। तो तीनों सीज़न में हम मोज़े को यूज़ ज़रूर करते हैं। क्या होता है ना कि ये जो मोजा जब हम ज़्यादा दिन यूज़ करते रहते हैं तो इस तरीके के इसमें लिंट्स पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे रोए से इसमें आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो अगर नया मोजा भी रहता है और उसमें इस तरीके से बबल्स आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है देखने में। तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके का रेज़र आप ले लीजिए। रेज़र कई बार होता है ना कि ख़राब हो गया है तो उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के बबल्स हटाने के आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि बस सॉक्स को है ना आप पैरों में पहन लीजिए, या फिर तो थोड़ा सा मतलब इसको टाइट कर लेना है, या फिर इस तरीके के हथेलियों में डालकर, और जब सॉक्स थोड़ा सा फैल जाए, टाइट हो जाए, उसके बाद रेज़र आप चला दीजिए। आप देखिएगा कुछ ही सेकंड में जो जितने भी बबल्स हैं ना, आप इजीली इसको हटा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ बात हुई सॉक्स की। अगर जैसे जैकेट वगैरह होते हैं ना, कोट वगैरह, उसमें भी बबल्स आ जाते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता रहता है। तो वहाँ पर भी आप इस तरीके के रेज़र यूज़ करके वो सारे बबल्स को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कुछ ही देर में जो है सारे बबल्स आसानी से हट जाएंगे और ये जो हमारा पुराना सॉक्स था, जो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इन बबल्स के कारण, वो एकदम नए जैसा बन जाएगा। तो है ना बहुत ही काम की टिप, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। इस तरीके के जो वाइट शूज़ होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों के या फिर बड़ों के शूज़ जो वाइट वाले होते हैं, ये आप देखते होंगे एक ही दिन जब हम पहनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अब इसको हमें बराबर से वॉश करना होता रहता है। अभी जैसे सर्दियों का सीज़न है तो अगर हम इसको वॉश भी कर देते हैं जल्दी, ये सूखता नहीं है, और बार बार वॉश करने पर भी क्या होता है ना कि ये शूज़ ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो बिना धोए आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान सा और इफ़ेक्टिव तरीका है ये। तो आप इस तरीके का कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर हार्पिक लिया है। तो ये टॉयलेट में यूज़ नहीं मैं करती हूँ, अलग से एक रखा हुआ है जिसको मैं अलग अलग तरीके के क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। तो आप भी ज़रूर एक ऐसा हार्पिक अलग से रखिए, बहुत सारी क्लीनिंग में आपको काम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हार्पिक है ना, बस इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए, और इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको छोड़े। बस उसी वक्त जैसे ही आप लगाइए उसके बाद एक ब्रश लीजिए और इस तरीके से पूरे में रब कर दीजिए। आप देखिएगा बहुत ही आसानी से जितने भी इसमें काले काले से जो गंदे दाग लग रहते हैं ना, वो सब साफ़ हो जाएंगे। इसके जो सोल आप देखते होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे लगते रहते हैं, तो वो भी आसानी से आप क्लीन कर पाएंगे। अभी जैसे कभी कभार तो धूप निकल जाती है तो अगर शूज़ हम धोते हैं तो वो सूख भी जाता है, लेकिन सर्दियों के सीज़न में ऐसा कई बार होता है कि 8-8 दिन तक धूप नहीं निकलता है। लेकिन बच्चों के ये जो शूज़ होते हैं, जो स्कूल बच्चे जाते हैं, तो उनको तो हमें साफ़ करना ही होता है, क्योंकि जब शूज़ गंदे रहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहते रहते हैं। तो इस तरीके से आप उस टाइम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं उनके शूज़ को साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से रब करने के बाद आप एक हल्का सा गीला कपड़ा से आप पोंछ दीजिए, और आप देखिएगा आपके जो वाइट शूज़ हैं ना कितने अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो आप दोनों के कंपैरिजन में देख सकते हैं, जो पहले शूज़ था गंदा और जो हमने हार्पिक से क्लीन किया है वो कितना साफ़ हो चुका है। कोई भी हमने इसमें पानी का यूज़ भी नहीं किया है, और आपके जो शूज़ है उसको सुखाने की भी यहाँ पर झंझट नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई बार होता है कि कुर्ती को हम धोते हैं और फिर उसको हमें हैंग करना होता है, तो हम हैंगर का यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने वार्डरोब में ही इसको रखते होंगे तो इस तरीके से हैंगर में हैंग करके रखते हैं। लेकिन जिसके नेक जो बड़े होते हैं, इस तरीके की जो कुर्ती होती है ना जिसके नेक इस तरीके से बड़े होते हैं, तो वो हैंगर में टिकते नहीं हैं। आप देखते होंगे वो बार बार निकल आता है, तो उसको सुखाने में भी या फिर हैंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप देखते होंगे इसके जो बैक साइड में यहाँ पर टैग दिया रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए हैंगर में। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कुर्ती को, इस तरीके के बड़े नेक वाली जो कुर्तियाँ होती हैं ना, उनको जब आप हैंग करें तो ये टैग में जो है हैंगर को फंसा दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। चाहे आप उसको सुखाने के लिए हैंग करें या फिर वार्डरोब में इसको रखने के लिए हैंग करें, तो ये जो टैग है आपके इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम आ जाता है।
इस तरीके के पैदान हम अपने गेट के पास रखते हैं, जिस पर हम अपने पैर पोंछ के घर में एंट्री करते हैं। या फिर कई बार आप देखते होंगे ये गेट के पास रहता है और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनके पाँव ज़रूर इस पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है ये पैदान जो है स्लिप कर जाता है और बच्चों को चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, आई होप आपको ज़रूर काम आएगा। तो जब भी आप पैदान को, डोरमेट को जब आप गेट के पास रखने वाले हो ना, तो इस तरह की जो डबल साइड टेप होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करिएगा। जो ये डोरमेट होता है, इसके बैक साइड में आप इस तरीके से दोनों तरफ थोड़ा सा सेलो टेप आप चिपका लीजिए। उसके बाद जो इसका स्टिकर है उसको रिमूव कर दीजिए और तब इसको है ना फर्श के साइड घुमाकर आप रखिए। तो जो ये हमने डबल साइड टेप लगाया ना, इसका गम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसकी वजह से ये टाइल्स पर बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। और जब भी आप पैर को पोंछिएगा या फिर बच्चे अगर खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, उनके जो है पैर इस पर पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, जो सेफ्टी पर्पज़ से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। जब कभी हम तेल में कुछ डीप फ्राई करते हैं, तो इस तरीके से आप देखते होंगे कुछ भी जब हम उसमें पकाते हैं ना, तो उसके जले हुए पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, छन्नी से उसको छान लेते हैं, लेकिन वो जो ऑयल है वो अच्छे से छनता नहीं है, उसमें जले हुए पार्टिकल्स फिर से छन के आ ही जाते हैं। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है रिफाइंड करने का। आप इस तरीके से थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए टिश्यू पेपर और उसको छन्नी में इस तरीके से रख कर, उसके बाद जो भी ऑयल आपको रिफाइंड करना है ना, इस तरीके से डालकर उसको छानिए। तो आप देखिएगा बहुत ही साफ़ सुथरा जो तेल है, बिल्कुल भी उसमें जले हुए पार्टिकल्स नहीं छन के आएंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी जले हुए पार्टिकल्स है वो इस तरीके से कॉटन में रह जाएगा और जो तेल नीचे आता है ना, वो बहुत ही अच्छे से रिफाइंड होके आता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से कॉटन लीजिए और इस तरीके से हल्का सा उसको निचोड़ कर, जो भी थोड़ा सा ऑयल होगा वो निकल आएगा। ज़्यादा तेज़ से भी नहीं निचोड़िएगा, वरना और जो जला हुआ पार्टिकल्स है वो भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन में कितने हुए जले हुए पार्टिकल्स है और ये जो ऑयल रिफाइंड होके आया है ना, वो एकदम से अच्छे से क्लीन है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस हैक को। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नमक में है ना नमी चली जाती है, जिसके बाद आप देखते होंगे उसमें दल से पड़ जाते हैं नमी के कारण। तो नमक फिर पानी छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है। खासकर ऐसा बरसात के सीज़न में होता है। तो ऐसा ना हो तो आप क्या करिए कि कुछ इस तरीके से लौंग ले लीजिए और जो नमक का डिब्बा है ना, उसमें आप रख दीजिए और इसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो लौंग हम सब्जी वगैरह में भी, खाने में भी यूज़ करते हैं। तो अगर नमक के साथ लौंग सब्जी में ज़्यादा भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस तरीके से आपका जो नमक है वो भी नमी से बचा रहेगा। तो ज़रूर इस टिप को भी ट्राई करिएगा अगर कभी नमक में मॉइस्चर चला जाता है तो। नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। इस तरह का जो हमारा आयरन होता है, हम प्रेस करने के बाद इसको ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ती है और ये गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप पुराना टी शर्ट ले लीजिए और उसको आप उल्टा कर लीजिए और नीचे की तरफ से इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए इसको समेट लीजिए। समेटने के बाद आपको करना क्या है कि एक रबर बैंड लीजिए और उसको अच्छे से टाइटली टाई कर लीजिए। टाइटली टाई करने के बाद आपको टी शर्ट को है ना सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये जो प्रेस है ना, क्या होता है इसके जो वायर होते हैं ये भी थोड़े से ना इस तरीके से फैले रहते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता रहता है। तो इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए आप जो ये तार है इसको इस तरीके से समेट लीजिए। उसके बाद कोई भी अगर आपके पास क्लचर है पुराना, तो उसको इस तरीके से लगाकर इसके जो तार है उसको भी अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से तार को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ये जो हमने टी शर्ट का कवर बनाया ना, नेक के थ्रू आप इस तरीके से आयरन को अंदर डाल दीजिए और जो इसके बाजू होते हैं ना, वहाँ से इसको एक नॉट लगा दीजिए। तो ये जो हमारा आयरन है आप कहीं पर भी रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। और जब भी आपको यूज़ करना होगा आप निकाल के अपना यूज़ कर लीजिए और फिर इसी तरीके से आप रख दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जो प्रेस को धूल मिट्टी से ज़रूर बचाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।